अध्याय 18 सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ। महापाषाणिक पृष्ठभूमि। प्रागैतिहासिक युग के पश्चात कई वस्तुएं ऐतिहासिक युग के आरंभ की सूचना देती हैं। ये हैं फाल वाले हल से खेती करने वाले ग्रामीण समुदायों का बड़े पैमाने पर बसना, राजतंत्र का गठन, सामाजिक वर्गों का पनपना, धातु के सिक्के का प्रयोग, लेखन कला का प्रचलन और लिखित साहित्य का आरंभ। इनमें से कोई भी बात भारतीय प्रायद्वीप के सिरे पर, जिसका केंद्र स्थल है कावेरी डेल्टा अंचल, ईसा पूर्व दूसरी सदी तक नहीं पाई जाती है। इस समय तक इस प्रायद्वीप के उच्च भागों में वे लोग बसते थे जो महापाषाण निर्माता यानी मेगालिथ बिल्डर कहलाते हैं। उनका पता हमें उनकी यथार्थ बस्तियों से नहीं चलता जो बहुत ही कम मिलती हैं, बल्कि उनकी कब्रों से चलता है जो महापाषाण कहलाती हैं। इन कब्रों को महापाषाण इसलिए कहते हैं कि इन्हें बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर दिया जाता था। इन कब्रों में दफनाए गए लोगों के न केवल अस्थि पंजर बल्कि मृद भांड और लोहे की वस्तुएं भी मिलती हैं। वे लोग कई तरह के मृद भांडों का प्रयोग करते थे, जिनमें लाल मृद भांड भी शामिल है, लेकिन काला व लाल मृद भांड उन लोगों में अधिक प्रचलित मालूम पड़ते हैं। अवश्य ही शव के साथ कुछ वस्तुओं को भी दफनाने की प्रथा इस विश्वास पर चली होगी कि मृतात्मा को परलोक में उन सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती होगी। इन वस्तुओं से हमें उनकी जीविका के स्रोतों का आभास मिलता है। हम उनके बाणाग्र, बर्छे की नोक, फावड़े तथा हंसिया पाते हैं। ये सभी लोहे के बने हैं। महापाषाण कब्रों में त्रिशूल भी पाते हैं, जो बाद में शिव के साथ जुड़ गया। फिर भी इन कब्रों में खेती के औजार कम पाते हैं, लड़ाई और शिकार के हथियार अधिक। इससे लक्षित होता है कि महापाषाणिक लोग उन्नत खेती नहीं करते थे। महापाषाणिक लोग प्रायद्वीप के सारे ऊंचे इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन उनका जमाव पूर्वी आंध्र और तमिलनाडु में अधिक प्रतीत होता है। महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जा सकता है, लेकिन कई मामलों में महापाषाण अवस्था ईसा पूर्व 5वीं सदी से लेकर ईसा पूर्व 1ली सदी तक कायम रही मालूम पड़ती है। कुछ बातों में तो यह अवस्था ईसवी सन की आरंभिक सदियों तक टिकी सी लगती है। अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित चोल, पांड्य और केरल पुत्र शायद भौतिक संस्कृति की उत्तर महापाषाणिक अवस्था के लोग थे। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में रहने वाले महापाषाणिक लोगों में कुछ अजीब लक्षण पाए जाते हैं। वे मृतकों के अस्थि पंजर को लाल कलश में डालकर गट्ठों में दफनाते थे। कई मामलों में ये अस्थि पंजर पत्थरों से घिरे नहीं थे और दफन की वस्तुएं अधिक नहीं थीं। यह कलश शवाधान परिपाटी पत्थर के घेरे वाले ताबूत शवाधान या गर्त शवाधान की परिपाटी से भिन्न है, जो कृष्णा गोदावरी घाटी में प्रचलित थी। परंतु जो भी हो, लोहे के प्रयोग के बावजूद ये महापाषाणिक लोग बसने के लिए और शवों को दफनाने के लिए पहाड़ियों की ढलानों पर निर्भर करते थे। महापाषाणिक लोग धान और रागी उपजाते थे, परंतु उनकी खेती बहुत ही कम जमीन पर होती थी और वे घने जंगलों में छाए रहने के कारण मैदानों या निचली भूमियों में बस नहीं पाए। राज्य का बनना और सभ्यता का उदय। ईसा सन के आरंभ के साथ या संभवतः उससे कुछ पहले ये लोग ऊंची भूमि से उतरकर उर्वर नदी घाटियों में आए और कछारी डेल्टा क्षेत्रों में तोड़कर कृषि योग्य बनाया। बहुत सारे व्यापारी और विजेता लोग तथा जैन, बौद्ध और कुछ ब्राह्मण धर्म प्रचारक उत्तर से आकर प्रायद्वीप के छोर तक पहुँचे। उनके साथ आई भौतिक संस्कृति के बहुत से तत्वों के साथ इन महापाषाण लोगों का संपर्क हुआ। इस संपर्क से प्रेरित होकर इन्होंने संभवतः धान रोपनी की परिपाटी अपनाई, अनेकों गांव और नगर बसाए और उनके बीच भी सामाजिक वर्ग बन गए। उत्तर और सुदूर दक्षिण, जो तमिलकम या तमिश्कम कहलाता है, दोनों के बीच संस्कृति और आर्थिक संबंध की स्थापना ईसा पूर्व 4वीं सदी से नितांत महत्वपूर्ण हो गई। दक्षिणापथ अर्थात दक्षिण को जाने वाला रास्ता उत्तर वालों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ, क्योंकि दक्षिण से उन्हें सोना, मोती और विविध रत्न प्राप्त होते थे। पाटलिपुत्र में रहने वाले मेगास्थनीज को पांड्य देश मालूम था। आरंभिक संगम ग्रंथ के लेखकों को गंगा और सोन नदी ज्ञात थी और मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र भी ज्ञात थी। अशोक के अभिलेखों में साम्राज्य की सीमा पर बसने वाले चोलों, पांड्यों, केरल पुत्रों और सतीय पुत्रों का उल्लेख है, जिनमें केवल सतीय पुत्रों की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। ताम्रपर्णियों या श्रीलंका के निवासियों का भी उल्लेख है। अशोक की उपाधि देवों का प्यारा को एक तमिल राजा ने अपनाया।
ये सब धर्म और संस्कृति के प्रसार का परिणाम था। जैनों, बौद्धों, आजीवकों और ब्राह्मणों तथा इन सब के अनुयायियों ने प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। व्यापारियों के कार्यकलापों से भी लाभ हुआ। यह महत्व की बात है कि अशोक के अभिलेख मुख्य मुख्य महामार्गों पर स्थापित किए गए। आरंभिक अवस्था में ही गंगा के मैदान की संस्कृति का बहुत कुछ प्रभाव उन नास्तिक संप्रदायों के कार्यकलाप के जरिए, जिनका उल्लेख हमें प्राचीनतम तमिल ब्राह्मी अभिलेखों में मिलता है, भली भांति दिखाई पड़ता था। ब्राह्मणिक प्रभाव भारी मात्रा में तमिलकम में भी भारत पहुंचा, परंतु ऐसा वास्तव में ईसा की चौथी सदी में आकर हुआ। कालक्रमेण तमिल संस्कृति के भी बहुत से तत्व उत्तर में फैले और ब्राह्मण धर्म संबंधी ग्रंथों में कावेरी की गणना देश की पवित्र नदियों में होने लगी। दक्षिण में जो तीन तीन राज्य बने वह तब तक संभव न हुआ होगा जब तक कि जंगल को काटकर साफ करने और जोत कर खेती करने के काम को आसान बनाने वाले लोहे का कौशल न फैला होगा। जिन क्षेत्रों में जनपद टाइप और मगध साम्राज्य टाइप की आहत मुद्राएं मिली हैं, उससे उत्तर दक्षिण व्यापार का पता चलता है। चोल, चेर और पांड्य, इन तीनों राज्यों के उदय में रोमन साम्राज्य के साथ बढ़ते हुए व्यापार का भी हाथ है। ईसा की पहली सदी से ही ये तीनों जनों के शासक उस आयात निर्यात व्यापार से लाभ उठाते रहे, जो एक ओर दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्ती प्रदेश और दूसरी ओर रोमन साम्राज्य के पूर्वी उपनिवेशों के, खासकर मिस्र के बीच चलता रहा। तीन आरंभिक राज्य। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी छोर, जो कृष्णा नदी के दक्षिण में पड़ता है, तीन राज्यों में विभक्त था: चोल, पांड्य और चेर या केरल। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया है। उसने कहा है कि उनका राज्य मोतियों के लिए मशहूर है। उसने यह भी बताया कि इस राज्य का शासन स्त्री के हाथ में है, जिससे यह लक्षित होता है कि पांड्य समाज में कुछ मातृतंत्रात्मक प्रभाव था। पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था और उसमें मोटे तौर पर तमिलनाडु के आधुनिक तिरुनेलवेली, रामनद और मदुरा जिले शामिल हैं। उसकी राजधानी मदुरा में थी। ईसा की आरंभिक सदियों में तमिल परिषदों में संकलित साहित्य में, जो संगम नाम से विख्यात है, पांड्य राजाओं का उल्लेख है, किंतु उसमें कोई क्रमबद्ध विवरण नहीं है। एक दो पांड्य विजेताओं का उल्लेख है। फिर भी संगम साहित्य से प्रकट होता है कि यह देश धनवान और समृद्ध था। पांड्य राजाओं को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में लाभ होता था और उन्होंने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे। ब्राह्मणों का अच्छा स्थान था। पांड्य राजा ने ईसा की आरंभिक सदियों में वैदिक यज्ञ किए। चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम यानी कोरोमंडल कहलाता था। यह पेन्नार और वेलार नदियों के बीच में पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर कोण में था। हमें संगम साहित्य से चोलों के राजनीतिक इतिहास का कुछ आभास मिलता है। उनकी राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर था, जो सूती कपड़े के व्यापार के लिए मशहूर है। लगता है कि ईसा पूर्व दूसरी सदी के मध्य में एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय की और लगभग 50 वर्षों तक वहां शासन किया। चोलों का अधिक सुनिश्चित इतिहास ईसा की दूसरी सदी में उनके प्रख्यात राजा कारेकाल से शुरू होता है। उसने पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया। इसका निर्माण 12,000 गुलामों से कराया गया, जिन्हें श्रीलंका से बंदी बनाकर लाया गया था। पुहार की पहचान कावेरी पट्टनम से की गई है, जो चोलों की राजधानी थी। यह व्यापार और वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र था और उत्खननों से पता चलता है कि उसका गोदीवाड़ा बहुत विशाल था। चोलों के वैभव का मुख्य स्रोत सूती कपड़े का व्यापार था। उनके पास कुशल नौसेना भी थी। कार्यकाल के उत्तराधिकारियों के समय चोल सत्ता का तेजी से ह्रास हुआ। उनकी राजधानी पर चढ़ाई कर उसे ध्वस्त कर दिया गया। चेरों और पांड्यों ने चोलों के राज्य में घुसकर अपना अपना राज्य फैलाया। चोलों की जो भी बची खुची सत्ता रह गई, उसे उत्तर से पल्लवों ने हमला कर समाप्त कर दिया। ईसा की चौथी से 9वीं सदी तक के दक्षिण भारतीय इतिहास में चोलों की भूमिका नगण्य रही। चेर या केरल देश पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में था। उसमें समुद्र और पहाड़ों के बीच की एक संकरी सी पट्टी पड़ती थी, जिसमें आधुनिक केरल राज्य का और तमिलनाडु का अंश था। ईसा की आरंभिक सदियों में चेर क्षेत्र का महत्व उतना ही था जितना चोलों और पांड्यों का। चोलों का यह महत्व रोमन लोगों के साथ व्यापार के कारण था।